नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस&डी सोशियोलॉजी क्लासेस पर। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। यूपी पीजीटी का पेपर अब शीघ्र है, नज़दीक है, आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए। यूपीजीआईसी का भी फॉर्म भरा जा चुका है, 12 तारीख आज लास्ट डेट है, तो उसके लिए भी अब आप लोग एकदम ज़ोरों शोर से लग जाइए, क्योंकि पेपर जल्दी ही होगा, जनवरी फरवरी तक हो जाएगा। बहुत लेट होगा तो जनवरी फरवरी तक। तो आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग पढ़ते रहिए। और मेरे चैनल पे भी मैं भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो मेरे चैनल पर भी मेरा भी आप लोग वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं जो भी त्रुटियाँ हों उसको कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। मैं यहाँ पर यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न पत्र करवा रहा हूँ। मेरा यह ध्येय है कि मैं यूपी पीजीटी के पेपर सब के तक, जो भी आज तक यूपी पीजीटी का पेपर हुआ है वह, और 10 प्रैक्टिस सेट मेरे पास नए हैं उसको मैं करवा दूँ। तो आज इस वीडियो में यह पार्ट 3 होगा। 2 पार्ट हो चुका है, यह तीसरा पार्ट होगा। इसमें पहला प्रश्न है, किसने लघु तथा बृहद परंपरा शब्द को व्यक्त किया है? ऑप्शन ए है मैकिमिलियट, ऑप्शन बी है जीएस घुरिये, ऑप्शन सी है एमएन श्रीनिवास और ऑप्शन डी है रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, रॉबर्ट रेडफील्ड। रेडफील्ड को लघु एवं बृहद परंपरा शब्द को व्यक्त किया था। रेडफील्ड ने लघु एवं बृहद परंपरा शब्द को व्यक्त किया है। उन्होंने लघु एवं बृहद परंपराओं के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारत में लघु परंपराओं की प्रकृति बहुदेवत्ववादी, अदार्शनिक और जादूवादी है। उन्होंने कहा कि जबकि बृहद परंपराओं के अंतर्गत बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टिकोण का भी समावेश है। लघु परंपराओं का क्षेत्र स्थानीय होता है, परंतु बृहद परंपराओं की प्रकृति राष्ट्रीय वैश्विक होती है। यह कहना था रॉबर्ट रेडफील्ड का। रॉबर्ट रेडफील्ड ने यह मैक्सिको के टिपोजलान गांव का अध्ययन करने के बाद से लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणा दी थी। लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणा दी थी। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी। इन्हीं के इस अवधारणा को भारत में मैकिमिलियट एवं मिल्टन सिंगर ने प्रख्यात किया। जो मैकिमिलियट थे, इन्होंने उसे लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा के रूप में देखा, लेकिन मिल्टन सिंगर ने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा के रूप में देखा। लेकिन इसके उलट जो मैकिमिलियट है, उन्होंने लघु परंपरा को स्थानीयकरण एवं बृहद परंपरा को सार्वभौमिकीकरण के रूप में देखा था। रेडफील्ड की आलोचना करते हुए यश दुबे ने कहा कि भारत में बस भारत जैसे देश के लिए 2 परंपराएं अनुकूल नहीं होंगी। उसके लिए उन्होंने 5 परंपरा सूत्र या 6 परंपराओं का उल्लेख किया था। उनको आगे के प्रश्नों में हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन ए है एक व्यापारिक संघ, ऑप्शन बी है वर्ण, ऑप्शन सी है एक राजनीतिक दल, ऑप्शन डी है जनजातीय समूह। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जनजातीय समूह। जनजातीय समूह, ट्राइबल ग्रुप जो होता है, वह समुदाय का उदाहरण है। समुदाय शब्द का प्रयोग किसी बस्ती, गांव, शहर, जनजाति अथवा राज्य के लिए किया जाता है। इसकी आधारभूत कसौटी यह है कि उनके अंतर्गत मनुष्य का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। समुदाय एक विशेष क्षेत्र में होता है, इसकी परिधि एक क्षेत्र के अंदर हुई होती है। जैसे इलाहाबाद हो गया, तो जो लोग यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे तो इलाहाबादी समूह के लोग कहलाएंगे। या जैसे हम एक देश की बात करें तो हम जब भारत बाहर जाते हैं तो हम इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के नाम से नहीं जाने जाते हैं, जो कि हम भारतीय समुदाय के व्यक्ति कहे जाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं किसी दूसरे राष्ट्र में या किसी दूसरे देश में, तो हमें भारतीय समुदाय का व्यक्ति कहा जाता है, यह भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। इस तरह से जो जनजातीय है वह एक समूह का निर्माण या समुदाय का निर्माण जरूर करते हैं। जाति को हम एक समुदाय नहीं मान सकते, क्योंकि जाति बिखरी हुई अवस्था में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए है के डेविस ह्यूमन सोसाइटी, ऑप्शन बी है ग्लीन एंड ग्लीन कल्चरल सोशोलॉजी, ऑप्शन सी है मैकिमिलियट हिंदू मैरिज और मैकाइवन पेस सोसाइटी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जो कि जोड़ा गलत है, क्योंकि हिंदू मैरिज है वह के एम कपाड़िया का नहीं है। हिंदू मैरिज जो है वह के एम कपाड़िया का नहीं है। जो
के.एम. कपाड़िया हैं, इनकी पुस्तक है हिंदू किनशिप, हिंदू नाचदारी नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। आगे हम प्रश्न देखते हैं। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। ऑप्शन ए है 50 विवाह, ऑप्शन बी है दैव विवाह, ऑप्शन सी है असुर विवाह और ऑप्शन डी है राक्षस विवाह। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, असुर विवाह। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह असुर विवाह कहलाता है। इसमें वर कन्या पक्ष को कुछ वधुमूल्य देकर वधु प्राप्त करता है। ऐसे विवाह का प्रचलन संपूर्ण जनजातीय भारत में है। नागा जनजाति में वधुमूल्य का प्रचलन कुछ अधिक ही है। हिंदू समाज या हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, गांधर्व विवाह, पैचास विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और एक इसमें और है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, गांधर्व विवाह, पैचास विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह। 8 प्रकार के विवाह हिंदू समाज में पाए जाते हैं। 8 ही प्रकार के विवाह जनजातीय समाज में भी पाए जाते हैं। वह जब जनजातियों को पढ़ा जाएगा तो बताया जाएगा। जिसमें से ऊपर के जो 4 हैं, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह और आर्ष विवाह, इसे श्रेष्ठ माना गया है। जबकि जो नीचे के 4 हैं गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैचास विवाह और असुर विवाह, इसे निम्नकृष्ट का माना गया है, इसे निम्न कोटि का माना गया है। जो गांधर्व विवाह है प्राचीन भारत का, वही आज के समय में प्रेम विवाह उसे ही कहा जाता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए? जन्मित परिवार एवं प्रजनन परिवार। ऑप्शन ए है एफ ई मैरिल, ऑप्शन बी है आगमन निमकाप, ऑप्शन सी है W.L. वार्नर और ऑप्शन डी है ग्लिनम ग्लेन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, W.L. वार्नर। W.L. वार्नर ने परिवार को निम्नलिखित 2 प्रकार के बताए थे। पहला था जन्मित परिवार एवं प्रजनन परिवार। जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म तथा पालन पोषण होता है उसे जन्ममूलक परिवार कहते हैं, उसे जन्मित परिवार कहते हैं, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। जबकि विवाहोपरांत व्यक्ति जिस परिवार का निर्माण करता है उसे प्रजननमूलक परिवार कहते हैं, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। आगे हम देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान स्वतंत्र नहीं है तथा जो विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता है, न करता हो? ऑप्शन ए है अगस्त काम्ट, ऑप्शन बी है P.S. कोहन, P.A. सोरोकिन, ऑप्शन सी है E.S. बोगार्डस और ऑप्शन डी है ईमाइल दुर्खिम। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, P.A. सोरोकिन। सोरोकिन ने कहा कि कोई व्यवहारिक रूप से कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है जो स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता है। उनका कहने का मतलब था कि गणित और तर्कशास्त्र को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी विज्ञान हैं वह किसी न किसी रूप से दूसरे से कुछ न कुछ संबंधित उधार या कुछ उनके सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्र विज्ञान कोई नहीं है, बस गणित और तर्कशास्त्र को छोड़कर, यह सोरोकिन का कहना था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से राधाकमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। ऑप्शन ए है द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यू, ऑप्शन बी है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी है न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज और ऑप्शन डी है द सोशोलॉजी ऑफ वैल्यूज। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949 पुस्तक राधाकमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें निम्न प्रकार हैं: इंडियाज वर्किंग क्लास 1945, द डायनामिक्स ऑफ मोरल्स 1951, द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज 1964 और द वननेस ऑफ मैनकाइंड 1965। यह मुखर्जी की कुछ पुस्तकें थीं। इन्होंने पश्चिम के प्रत्यक्षवाद का घोर आलोचना किया एवं कहा कि जो पश्चिम का प्रत्यक्षवाद है वह जहर के समान भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे जकड़कर ख़त्म कर देगा। आगे हम प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया? ऑप्शन ए है दुर्खेम, ऑप्शन बी है काम्ट, ऑप्शन सी है मार्क्स, ऑप्शन डी है बेवर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है दुर्खेम। दुर्खेम ने अपनी पुस्तक सुसाइड 1897 में आत्महत्या के निम्न 4 प्रकारों का प्रयोग किया। मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि एक प्रश्न आने वाला था। अहमवादी आत्महत्या, एनोमिक या मानकहीनता आत्महत्या, तीसरा था परार्थवादी आत्महत्या और चौथा भाग्यवादी आत्महत्या का उल्लेख इन्होंने किया था। जब दुर्खेम ने आत्महत्या का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने यूरोप के 11 देशों का अध्ययन करके इस आंकड़े को दिया था एवं उनका मुख्य जो ध्येय था इस अध्ययन को करने के लिए वह उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया एवं देखा कि जो विवाहित लोग हैं वह अविवाहितों की तुलना में विवाहितों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। जो बेरोजगार हैं वह नौकरी पेशा लोगों से ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। ऐसे ही गर्मियों की तुलना में जाड़ों में कम लोग आत्महत्या करते हैं, गर्मियों में ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह के तुलनात्मक अध्ययन दुर्खेम ने सुसाइड में किया था एवं इन्होंने कहा कि जब आदमी या व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो वह व्यक्तिगत कारणों से नहीं करता है। जब भी आदमी आत्महत्या करता है तो वह सामाजिक कारणों से या सामाजिक दबाव के कारण ही आत्महत्या करता है। क्योंकि इनका देखिए आगे इन्होंने कहा था, उनका मानना है कि अहमवादी और मानकहीनता आत्महत्याएं समानतः आधुनिक समाजों में देखने को मिलती हैं। आदिकालीन समाजों और आधुनिक समाजों के सैन्य बलों में जहां यांत्रिक एकजुटता काफ़ी सशक्त होती है वहां समूह के लिए परार्थवादी आत्महत्याएं अधिक सामान्य होती हैं, जबकि भाग्यवादी आत्महत्याओं की प्रवृत्ति अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण के कारण गुलाम लोगों में अधिक देखी जाती है। जैसे जो परार्थवादी आत्महत्या है, भाग्यवादी आत्महत्या है, वह किसानों में देखी जाती है। परार्थवादी आत्महत्या सैनिक बलों में देखा जाता है। मानकहीनता विचलन के कारण होता है और अहमवादी मेरे अलावा कोई नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, यह अहमवादी आत्महत्या है। इस तरह की आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या कही जाती है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है स्वप्रवर विवाह को, सगोत्र विवाह को, सपिंड विवाह को और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन सी बस सही है, सपिंड विवाह की मनाही करता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सपिंड विवाह की मनाही क्योंकि माता एवं पिता दोनों पक्षों से 3-3 पीढ़ियों के सपिंडों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है, परंतु किसी समूह की प्रथा या परंपरा द्वारा यह स्वीकृत है तो ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। बाकी स्वप्रवर विवाह और सगोत्र विवाह यह मान्य है, यह हम लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा, यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए है बलजीत सिंह, ऑप्शन बी है यश चंद्रा, ऑप्शन सी है चार्ल्स बगल और ऑप्शन डी है ई.एस. बोगार्डस। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ई.एस. बोगार्डस। ई.एस. बोगार्डस ने कहा है कि यह देखा गया है कि मुखर्जी का विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है अगस्त काम्ट, ऑप्शन बी है दुर्खेम, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, स्पेंसर। 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी क्योंकि यह जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग कर सबसे पहली पुस्तक यही लिखी गई थी। जो स्पेंसर है उन्होंने प्रकारवाद एवं सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रकार एवं संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर द्वारा ही किया गया था। इसके साथ ही जो स्पेंसर हैं इन्होंने संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो आगे चलकर द फॉकेज में समनर ने उसका व्याख्या किया। आगे हम प्रश्न देखते हैं। किसने कहा युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? ऑप्शन ए है दुर्खेम, ऑप्शन बी है इलियट एवं मैरिल, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ई एल फेरिस और ऑप्शन डी है मार्टिन न्यूमेयर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, इलियट एवं मैरिल। इलियट एवं मैरिल ने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। मिलान का प्रश्न है, जेमिन साफ्ट एवं गेसेल साफ्ट यह टानिच का है, सामने मिला सांस्कृतिक विलंबना आगमन का है, आत्महत्या दुर्खेम का है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो का है। तो इस तरह से ए में 1,
बी में 4, सी में 2 और डी में 3 मिलेगा। ए में 1, बी में 4, सी में 2 और डी में 3 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसमें। आगे हम प्रश्न देखते हैं। सामुदायिक भाव के 3 तत्व, हम का भाव, भूमिका पालन का भाव और तीसरा है निर्भरता का भाव का उल्लेख किसने किया? तो ऑप्शन ए है इसमें आगमन निमकाफ, ऑप्शन बी है ब्रिस्टेड, ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन डी है डेविस, ऑप्शन डी है मैकइवरम पेज। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मैकइवरम पेज ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख किया था। पहला था हम का भाव, दूसरा भूमिका पालन का भाव और तीसरा निर्भरता का भाव। आगे हम प्रश्न देखते हैं। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यह पुस्तक लिखी गई थी 1798 में माल्थस द्वारा। इसी में उन्होंने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत अपना दिया था। जनसंख्या संबंधी सिद्धांत उन्होंने इसी पुस्तक में दिया था। तो एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किस लिखने वाले विख्यात कौन है? ऑप्शन ए है ड्यूमा, ऑप्शन बी है माल्थस, ऑप्शन सी है फेटर, ऑप्शन डी है सैडलर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, माल्थस ने इस पुस्तक को लिखा था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? ऑप्शन ए है बीपी मंडल, ऑप्शन बी है काका कालेकर, ऑप्शन सी है आर.एन. प्रसाद और ऑप्शन डी है राजेंद्र सच्चर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, काका कालेकर। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग बैकवर्ड क्लास कमीशन इन इंडिया के प्रथम सभापति काका कालेकर थे। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को सामान्य पिछड़े वर्गों के हालात की जांच एवं कल्याण के उपाय सुझाने हेतु आयोग की नियुक्ति का अधिकार देता है। इन्होंने जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए जाति को आधार माना था, लेकिन इनके सुझाए गए सुझाव को लागू न करके द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल को बनाया गया एवं उसे मंडल आयोग कहा गया। उन्होंने जाति, गरीबी और सामाजिक भेदभाव, इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन का कारण बताया एवं उनके इस संस्कृति को या उनके इस निष्कर्ष को जिन्होंने वह सुझाव दिया था उसको सरकार ने मानते हुए 1993 में लागू कर दिया था। पिछड़ा वर्ग का जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बीपी मंडल का जो कमीशन था, मंडल कमीशन, उसके प्रस्ताव को सरकार ने धीरे धीरे करके स्वीकार कर लिया एवं 1953 से या 94 से पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण था उसे 27% लागू कर दिया गया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए है दुर्खेम, ऑप्शन बी है कांट, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, स्पेंसर। सैनिक एवं औद्योगिक समाज, मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्दों का प्रचलन स्पेंसर ने किया। सैनिक समाज में सेनाध्यक्ष राज्य का शासक होता है, इसलिए अनुशासन की व्यवस्था लागू की जाती है। दूसरी ओर औद्योगिक समाज में व्यवस्था तथा न्याय के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत को पूर्णतया मान्यता प्रदान की जाती है। यह कहना था स्पेंसर का। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? ऑप्शन ए है ब्रीफ्राल्ट, ऑप्शन बी है समनर, ऑप्शन सी है वेस्टरमार्क, ऑप्शन डी है मनु। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है और इन्होंने कहा था कि इन्होंने पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज 1881। इसी पुस्तक में इन्होंने इस शब्दों को प्रयोग किया था। वेस्टरमार्क ने पितृसत्तात्मक परिवार की अवधारणा दी थी। पितृसत्तात्मक परिवार की अवधारणा दी थी एवं एक विवाही परिवार का या समाज का इन्होंने उल्लेख किया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रयुक्त की गई? ऑप्शन ए है फ्रायड, ऑप्शन बी है कूले, ऑप्शन सी है जॉनसन, ऑप्शन डी है मीड। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मीड। मैं कई बार बता चुका समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत मीड ने दिया था। उनके अनुसार मैं एक ऐसे असामाजिकृत शिशु को इंगित करता है जो नैसर्गिक जरूरतों और इच्छाओं का एक पुंज होता है।
मैं व्यक्ति के जैविकीय पक्ष को अभिव्यक्त करता है, जबकि मुझे सामाजिक स्वचेतन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी उत्पत्ति दूसरों के द्वारा स्वयं को देखने की जानकारी से होती है। अर्थात दूसरे व्यक्ति उसे किन निगाहों से देखते हैं उसी रूप में वह स्वयं को देखने लगता है। मिड ने मुझे की अवधारणा का प्रयोग सामाजिक स्व के लिए किया और उन्होंने कहा कि जब मैं जो होता है वह जब मी में या मुझे में परिवर्तित हो जाता है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ उन्होंने 2 शब्दों का और प्रयोग किया था, सामान्यीकृत अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य। सामान्यीकृत अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा भी मिड ने ही दिया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अभी मैं बताया ही, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? के.एस. सिंह। ऑप्शन बी है इरावती कर्वे, ऑप्शन सी है वेस्टरमार्क और ऑप्शन डी है ए.एम. शाह। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वेस्टरमार्क। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज 1881 पुस्तक वेस्टरमार्क ने लिखा था। यह मैं बता चुका हूँ। आगे हम प्रश्न देखते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की? ऑप्शन ए है L.A. कोजर, ऑप्शन बी है जॉन डेवी, ऑप्शन सी है G.H. मीड और ऑप्शन डी है हर्बर्ट ब्लूमर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, हर्बर्ट ब्लूमर। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा की रचना ब्लूमर ने की थी। उनकी रुचि व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के अध्ययन में थी, इसलिए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि सामाजिक व्यवस्थाएं व्यापक रूप में मात्र अमूर्तीकरण है, जिनका व्यक्तियों की क्रियाओं से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जिनके द्वारा उनका निर्माण होता है। यह कहना था ब्लूमर का। ब्लूमर मीड के शिष्य थे। ब्लूमर जो थे वह मीड के शिष्य थे। मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत दिया और शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन सिद्धांत के रूप में इसे ब्लूमर ने ही दिया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है? ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी है बेरोजगारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, आर्थिक सामाजिक आदि निर्धनता के प्रमुख कारण है। निर्धनता की संस्कृति के विचार को वर्ष 1958 में ऑस्कर लेविस ने लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने कहा था कि निर्धनता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, इसका एक प्रमुख कारण है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह बेरोजगार है और उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, तो पैसे के अभाव में वह उन्हें पढ़ा नहीं पाता है या अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है। फिर बच्चे कहीं फुटपाथ पे या कहीं काम करने लगते हैं, वह नशा करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ऑस्कर लेविस ने कहा कि इसी कारण से निर्धनता पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एथनोसेंट्रलिज्म निर्जाति केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया? ऑप्शन ए है ए टैनवी, ऑप्शन बी है H.M. जॉनसन, ऑप्शन सी है कूले, ऑप्शन डी है समनर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, समनर। एथनोसेंट्रलिज्म शब्द समनर ने सन्निविष्ट किया यानी कि दिया था, जहां विभिन्न समूहों और व्यक्तियों में यह धारणा होती है कि उनकी संस्कृति दूसरी संस्कृति से उच्च है या सर्वश्रेष्ठ है, तो इसे निर्जाति केंद्रवाद कहते हैं। उनका कहना था कि जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जब अपनी संस्कृति की तुलना दूसरे से करता है एवं अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताता है तो वह एथनोसेंट्रलिज्म होता है, और ऐसी तुलना करने पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं एक दूसरी संस्कृति से हमेशा लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकीकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? ऑप्शन ए है यसी दुबे, ऑप्शन बी है G.S. गुरिये, ऑप्शन सी है मैकिम मेरियट और ऑप्शन डी है आंद्रे वित्तेई। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मैकिम मेरियट। मैकिम मेरियट ने संकुचितीकरण एवं सार्वभौमिकीकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया। जब बृहद परंपरा के तत्व लघु परंपरा के तत्वों में एकीकृत हो जाते हैं और इस दौरान उनका मूल स्वरूप बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को संकुचितीकरण कहते हैं, स्थानीकरण। इसके विपरीत जब लघु परंपरा के तत्व देवी देवता प्रथाएं संस्कार आदि ऊपर की ओर बढ़ते हैं, अर्थात उनका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। यह अवधारणा इन्होंने
रॉबर्ट रेडफील्ड से लिया था, क्योंकि रॉबर्ट रेडफील्ड की जो अवधारणा थी वह लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा की थी, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया था। मैकमिलेट ने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया एवं जो मिल्टन सिंगर हैं उन्होंने लघु परंपरा को लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा के रूप में ही भारत में व्याख्यायित किया। इन दोनों लोगों ने मिलकर भारत में रेडफील्ड की अवधारणा का विस्तृत व्याख्या किया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, जब वर्ग पूर्णतया आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए है केतकर, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है लुंडबर्ग और ऑप्शन डी है कूले। इसमें ऑप्शन डी सही है, कूले। कूले ने कहा कि जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जाति की इन्होंने परिभाषा दिया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए है जी एस घुरिये, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है ए.आर. देसाई। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। उनका विचार है कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च जाति विशेषतः द्विज जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विश्वासों और जीवन शैली को अपना लेता है। सामान्यतः संस्कृतिकरण ऊर्ध्व गतिशीलता को प्रेरित करती है। इसके साथ जुड़ी गतिशीलता के द्वारा व्यवस्था में केवल पदात्मक परिवर्तन होता है, इससे संपूर्ण व्यवस्था की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं इसे बता रहा हूँ एक सरल शब्द में। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी इसे सर्वप्रथम एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के कुर्ग जाति का अध्ययन करते हुए दिया था एवं कहा कि जो संस्कृतिकरण है उसमें जो निम्न जातियां हैं वह अपने से उच्च जाति उस समूह की या उस क्षेत्र की उच्च जातियों की जीवन शैली, कर्मकांड, विचारधारा, रहन सहन, खान पान, इस सबको अपनाकर अपने आप को अपने पदनाम में परिवर्तन, अपने नाम या जो नाम लास्ट मतलब जो हम लोग टाइटल जोड़ते हैं उसको उन्होंने बदल कर उन जातियों के जैसे रखना शुरू कर दिया। तो यह कम से कम 3 से 4 पीढ़ियों के बाद यह स्थिति उसे मान्यता मिल जाती है। लेकिन यह संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, पदमूलक परिवर्तन है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आगरा के जाटुओं का है, जिसका अध्ययन ओ.एम. लिंच ने किया था। जाटव जो थे वह पहले दारू मांस का उद्योग में उनका निवेश था, वह उसी को करते थे, उनका पेशा और धंधा वही था। लेकिन जब उन्होंने आगरा के क्षत्रियों को देखा, उनके जीवन शैली को देखा, तो उन लोगों के मन में विचार आया कि हम लोग इस काम को छोड़कर और क्षत्रियों जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। तो उन लोगों ने धीरे धीरे अपने मांस, मदिरा और शराब का काम धीरे धीरे छोड़कर अच्छे काम को करना शुरू किया। रहन सहन में बदलाव किया, कपड़ों में, खान पान, दारू पीना, मांस खाना, ये सब बंद करके धीरे धीरे उन लोगों ने अपने आप को परिवर्तन की स्थिति में रखा। धीरे धीरे इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हुई, घर द्वार या जो भी उनके संपत्ति थे वह सब सही हुए, गाड़ी घोड़े उनके पास हुए। लेकिन जैसे जैसे यह 2-3 पीढ़ियों तक प्रक्रिया चलती रही तो वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, जो धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, उन्होंने उस संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मान्यता तो दे दी, लेकिन जो वहाँ के क्षत्रिय थे उन्होंने उसे मान्यता नहीं दी। और उसे मान्य तब माना जाएगा, उस संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण तब माना जाएगा जब जो जाति अपने से उच्च जाति की जीवन शैली को अनुकरण करती है, उस जाति में अपने मतलब घर के सदस्यों का, बेटी और बेटों का विवाह क्रिया संपन्न हो, तब जाके इस संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि आज भी आगरा के जाटों का जो पूर्ण रूप से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है वह पूर्ण नहीं हुई है। तो आप लोग अब इस बात को समझ गए होंगे। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? देखिए, अभी ऊपर इसी पेपर में ऊपर पूछा था कि प्राथमिक नातेदार में कितने, द्वितीयक नातेदार में कितने आते हैं। इसमें पूछा तृतीयक नातेदारी में कितने आते हैं। ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 152, ऑप्शन सी 151 और ऑप्शन डी है 155। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 151। मर्डाक ने 8 प्रकार के प्राथमिक, 33 प्रकार के द्वितीयक एवं 151 प्रकार के तृतीयक नातेदारों का उल्लेख किया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? ऑप्शन ए है ब्रह्म विवाह, ऑप्शन बी है दैव विवाह, ऑप्शन सी है गांधर्व और ऑप्शन डी है आर्ष। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जो गांधर्व विवाह, इसे उत्कृष्ट कोटि का नहीं माना गया है। हिंदू विवाह के 8 प्रकारों में से ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह के प्रकार के विवाह को प्रशस्त कोटि का यानी कि उच्च कोटि का माना गया है, जबकि गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह के प्रकार के विवाह को अप्रशस्त या निम्न कोटि का विवाह कहा गया है। जो गांधर्व विवाह है उसी को अब हम लोग प्रेम विवाह कहते हैं। पहले भी यह प्रेम विवाह प्रचलित था, जैसे सुभद्रा का विवाह अर्जुन से वह प्रेम विवाह ही था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन बी है डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी है जी.एस. घुरिये और ऑप्शन डी है M.N. श्रीनिवास। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डी.पी. मुखर्जी। डी.पी. मुखर्जी ने कहा कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है। अगला हम प्रश्न देखते हैं और इस तीसरे का यह लास्ट प्रश्न है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए है सोरोकिन, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है पेरेटो, ऑप्शन डी है आगवन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, आगवन ने अभौतिक संस्कृति की अवधारणा दी थी। भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा इन्होंने ही दी थी। इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। आगवन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में संस्कृति के 2 प्रमुख स्वरूप या रूपों में भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति की चर्चा की है। भौतिक संस्कृति में उन्होंने तकनीकी, प्रविधि और अन्य भौतिक वस्तुओं को तथा अभौतिक संस्कृति में धर्म, कला, साहित्य, परंपरा आदि को सम्मिलित किया है। इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना शब्द का भी प्रयोग किया था। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दिया था, शब्द नहीं, अवधारणा ही इन्होंने दिया था। और सांस्कृतिक विलंबना मैं इससे कई बार आगे बता चुका हूँ। और आप लोगों से अब आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं इस क्लास को, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एवं जो भी त्रुटियां हुई हो या गलतियां हुई हो उसे कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में उन गलतियों से बचा जा सके। और मैं यह कामना करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले पीजीटी के पेपर तक यूपी पीजीटी का प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर और 10 मेरे पास प्रैक्टिस सेट हैं उसको भी मैं करवा दूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।